हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेक्शन हैं, उनके अंतर्गत हम लोग 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा सेक्शन है, कितने नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। हम यहाँ पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। 2019 में ठीक हेमंत सोरेन का जो गठन हुआ है, हेमंत सोरेन सरकार का, वो हुआ है दिसंबर 2019 में, जबकि ये नियमावली, जिस नियमावली का हम आपको बता रहे हैं, जिस आधार पर बता रहे हैं, वो नियमावली आई थी अक्टूबर में। तो मे भी झारखंड सरकार जो है अभी इसी नियम के फॉलो कर सकती है या हो सकता है नई नियमावली बनाए। तो नई नियमावली में क्या आता है ये देखना होगा, लेकिन जहां तक संभावना है कि झारखंड सरकार 2019 की नीति को ही पालन करेगी, उसी के साथ आगे जाएगी। कुछ हल्के फुल्के संशोधन उसमें हो सकते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है DLED को लेकर के। अब यहाँ आपको बता दें कि DLED को लेकर के क्या संशोधन होना है, क्योंकि वहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स मांगा था जो कि उसमें दिया हुआ है, जबकि DLED जो है बहुत जगह पर जो झारखंड में करवाया गया है वो 18 महीने की है, जबकि 2 साल कहने का मतलब है कि 24 मंथ का होना चाहिए। तो 6 महीने के पीछे है, 6 महीना कम है, तो इसी में पेच पड़ा हुआ है। तो आगे देखना होगा कि झारखंड सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। साथ में आपको ये भी बता दें कि 2019 का जो नियमावली आया था उसमें ये भी प्रावधान था कि मैट्रिक में आपका अंग्रेजी होना अनिवार्य है। मैट्रिक में आपको अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है, यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कम से कम पास होना अनिवार्य है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो छात्र या जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो यदि पास नहीं है तो 2019 का जो नियमावली है उसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पिछले जो 2 वीडियो आया उस वीडियो में कुछ दोस्तों ने कहा, कमेंट भी किया था और कुछ मैसेज भी आया व्हाट्सएप में। उसमें ये उन्होंने कहा कि सर सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, अभी सिलेबस के बारे में हम जानकारी आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हम आपको बता सकते हैं कि सिलेबस आपका यदि 1 to 5 यदि आप भर रहे हैं तो 1 to 5 में जो सिलेबस होगा वह 10th के लेवल का होगा। इसका मतलब है कि यदि आप 6 to 10 की किताबें यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का हो, लेकिन 6ठा से लेकर के 10वां तक की किताबें जो NCERT या झारखंड सरकार के द्वारा जो किताबें चलाई जा रही हैं स्कूलों में, उन किताबों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत हद तक जो EVS और मैथ का जो सेक्शन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को नहीं बताया। अब यहाँ हम कुछ हिंट कर रहे हैं, उसको आप समझिएगा। जैसे CDP में आपको हम बताएं कि CDP हम आपको बताएंगे, ठीक है, CDP का क्लास हम आपको लेंगे, तो ये आप टेंशन मुक्त हो जाइए। और यदि आप घर में सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी में आप क्या करें, तो आप DPE का जो बुक है, मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ कि DPE का जो बुक है या DLED का जो बुक है, DLED ईयर का जो बुक है उसको आप देखें, या BEd का जो बुक है, ठीक है, BEd का जो बुक है आपका, जो झारखंड में यूनिवर्सिटियों के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कान्हू हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो यूनिवर्सिटी BEd करवा रही है झारखंड की, उन यूनिवर्सिटियों में जो किताबें चल रही हैं BEd की, उस किताबों को आप पढ़िए। इसी को आप ध्यान में रखिए। ये किताबें आपके पास अवेलेबल होंगी क्योंकि आप तो इस कोर्स को किए हुए हैं, तो इस कोर्स को किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये किताबें आपके पास होंगी। आप इन किताबों को पढ़िए।
यदि आप पढ़ना चाहते हैं किसके लिए, सीडीपी के लिए, इसका मतलब है बाल मनोविज्ञान के लिए। अब एक हिंदी के लिए आप क्या पढ़ें, हिंदी के लिए आप क्या पढ़ें, तो नॉर्मल सी कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। ध्यान में रखिए कि इसमें आपको क्या पूछा जाएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन है भाई हिंदी में, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है 1 to 5 में, 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें रहेगा पैराग्राफ हिंदी में, ठीक है, और पैराग्राफ रहेगा, साथ में आपको ग्रामर पूछा जाएगा। तो पैराग्राफ आप यदि हिंदी, चूँकि हम लोग हिंदी लैंग्वेज वाले ही हैं ज़्यादातर, तो हिंदी में परेशानी नहीं होती है, परेशानी होती है कहीं कहीं आपको व्याकरण में, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। तो हिंदी ग्रामर की कोई भी किताब जो 6 से लेकर के 10 तक में आप पढ़ाते हैं, या 6 से लेकर के 10 तक में जो किताबें चलती है ग्रामर की, उस ग्रामर की किताब को आप ले लीजिए, ठीक है, और उससे आप क्या क्या पकड़िए सो देखिए वर्ण विन्यास जो है उसको पकड़िए। वर्ण विन्यास यानी कि वर्ण का उच्चारण भी आप देख लीजिए उसमें, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देखिए इसका वर्ण विन्यास के बाद वाक्य को जरूर देख लीजिएगा, वाक्य और वाक्य का भेद, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पूछे जाने के क्या है कि मिश्र वाक्य इसका क्या होगा, या इसका उपवाक्य क्या होगा, या किस प्रकार का मिश्र वाक्य है, ये इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप संधि उसमें पढ़ लें, ठीक है, संधि पढ़ें, समास पढ़ें, लोकोक्ति देख लें। और लोकोक्ति में चूँकि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं और जो हमारा भाषा है कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ा हुआ है, मैटरनल जो मातृभाषा है वो हमारा हिंदी से जुड़ा हुआ है, तो लोकोक्ति और मुहावरा जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द आप देख लीजिए। उसके साथ साथ में आप क्या देखेंगे, इसके साथ साथ में पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, इतना ज़रूर देखें, ठीक है, हिंदी ग्रामर में आप यदि पढ़ रहे हैं तो। और साथ में जब आपके पास टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम बनाना पड़ेगा भाई, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम के लिए सोचिए ही नहीं, आपको टाइम निकालना होगा और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पर्यायवाची शब्द को पढ़िए, साथ साथ में आप वाक्य को सुधारने का, वाक्य को जो उसमें गलतियां की जाती हैं, वाक्य सुधार को आप पढ़ लें, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन जिसको बोलते हैं। आप इतना सारा चीज़ हिंदी ग्रामर में आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब आ जाइए सेम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी 1 to 5 के लिए बता रहे हैं, ठीक है, 1 to 5 के लिए आप सेम चार्ज जा सकते हैं। 6 to 8 में भी, 6 to 8 में सिर्फ क्या करेगा, लेवल जो है कुछ हल्का बढ़ाएगा, लेवल को ज़रा सा टफ करेगा, किससे, 1 to 5 से। बाकी बात सेक्शन यही है, सेक्शन आपको यही सब पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में भी आप पैराग्राफ आएगा, ठीक है, और पैराग्राफ आएगा, उसके साथ में आपको इंग्लिश में ग्रामर में भी से भी आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आप क्या क्या पढ़ें, तो इसको देख लीजिए, टेंस आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वॉइस देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए इसमें टेंस, वॉइस, उसके बाद आप स्पीच देख लीजिए, जिसको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है या डायलॉग बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए टेंस, वॉइस, स्पीच। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीपोजिशन से आप देख लीजिए। साथ में कुछ कुछ वर्ड जो हैं, सिंपल वर्ड का, ज़्यादा टफ नहीं जाना, सिंपल वर्ड को आप देखिएगा कि कुछ कुछ जो है एक शब्द के लिए दूसरे शब्द का स्थान में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको कि सिनोनिम्स बोला जाता है। तो ऐसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ तक तैयारी करके रखें, कम से कम ये टेंस, वॉइस, स्पीच और प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आप याद रखें। आप यदि और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वर्ब को पढ़ लीजिए बढ़िया से, एकदम वर्ब में मॉडल को पढ़ लीजिए, उम्मीद कम है लेकिन मॉडल को आप पढ़ लीजिए। अब क्या होगा यहाँ
क्योंकि आपको बता चुके हैं कि हर एक सेक्शन में पास करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कि इंग्लिश वीक है, और ख़ास करके जो पैरा टीचर्स में हैं हमारे दोस्त लोग जो हैं, उनका इंग्लिश सेक्शन बहुत ही वीक है, और डर उनका यही है कि सर पता नहीं कि इंग्लिश में पास करेंगे कि नहीं। तो इंग्लिश में पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस कम से कम 4-5 जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कि टेंस पढ़ लीजिए, वॉइस आप देख लीजिए, स्पीच, प्रीपोजिशन और वर्ब को, इतने सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कम से कम। और सर किताब कौन लें, तो यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड की किताबें आती हैं, ऑक्सफोर्ड की। और शुरू में यदि आप लर्नर्स हैं, मतलब कि शुरुआत कर रहे हैं, पहले कभी ग्रामर नहीं पढ़े, तो ऑक्सफोर्ड का जूनियर लीजिए, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और उससे इन चीज़ों को आप पढ़िए। जब आपका बहुत अच्छा हो जाए तो ऑक्सफोर्ड सीनियर ले लीजिए, ठीक है। लेकिन 1 to 5 में एटलीस्ट कम से कम ऑक्सफोर्ड जूनियर की जो किताब है, ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर जो है, उसको आप पढ़ें, और ये उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप उससे इसको तैयारी कर लें, ठीक है। उसके बाद है हिंदी इंग्लिश आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा में चूँकि जो भी आप किताबें ले रहे हैं रीजनल लैंग्वेज के लिए, तो हम तो अभी आपको खास करके खोटा के बारे में बताएंगे। खोटा के बारे में अभी फ़िलहाल मेरे पास जो जानकारी है वो खोटा की किताबों के बारे में है। तो खोटा की किताबों में आप देखिए, खोटा दर्पण करके एक बुक आता है, ठीक है, खोटा का, खोटा दर्पण करके, ये एक किताब आप ले सकते हैं। और इस किताब में आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें। अब खोटा दर्पण में कई सारी चीज़ें हैं। अब खोटा में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो खोटा से आपको पढ़ना है सेम चीज़, वर्ण विन्यास पढ़ना है, वाक्य पढ़ना, संधि पढ़ना, समास पढ़ना, लोकोक्ति पढ़ना, मुहावरा पढ़ना, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ये सारी चीज़ें खोटा से भी, खोटा ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको क्या पढ़ना है, तो खोटा में कई सारे लेखक हुए और उनकी किताबें उन्होंने लिखी, तो उन किताबों का नाम कि कौन सा किताब किसने लिखा, जैसे ए.के. झा उसमें है, श्रीनिवास पानोरी हैं, बी.एन. ओहतार हैं, ये सारे खोटा के लेखक रहे हैं, ठीक है। तो इनकी किताबों का आप नाम याद रख लीजिए। कम से कम 25 से 30 लेखक ऐसे हैं जो काफ़ी नामी हैं खोटा में, उनके किताबों का और लेखक का नाम याद रखिए, ठीक है। ये खोटा से। अब उसके बाद आ जाता है आपका मैथ और साइंस, 1 to 5 के लिए बताना है आपको। तो 1 to 5 में मैथ और साइंस के लिए एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत ना कीजिए। क्या करना है आपको, सीडीपी के बारे में आपको बता रहे हैं, बस रह गया आपका मैथ और साइंस से जो क्वेश्चन ईवीएस से पूछा जाएगा वो। अब यहाँ फंसाने वाला चीज़ जो लिखा है नियमावली में कि मैथ जो भी इंटर लेवल 1 to 5 के है वो मैट्रिक इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका सिलेबस इंटर स्तरीय होगी, यानी कि इंटर तक में जो चलता है उसको। लेकिन आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि क्या आपसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आपका मैथ यदि बनाना है तो आप तुरंत आर.एस. अग्रवाल मत आ जाइए, और उतना ज़्यादा टफ में जाना नहीं है। आर.एस. अग्रवाल अब वो हाई लेवल की कंपटीशन की बात है। आपको क्या पढ़ना है, मेहनत करनी है, शुरुआत करनी है मैथ में। तो आप क्या कीजिए कि 3 क्लास से लेकर के आप सबसे पहले 8 क्लास तक की जो मैथ है उसको आप बनाइए घर में बैठ करके, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं, आप उसका फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल सेक्शन वाइज हम चलेंगे, पहले सीडीपी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे मैथ साइंस में। लेकिन फ़िलहाल उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सी किताबें पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल रही हैं, वो एकदम जा करके पढ़ नहीं जाना कि मार्केट से हम 10 किताब खरीद लाएँ अब बैठ करके पढ़ रहे हैं। 3 क्लास से आप 8 क्लास तक की बुक जो है सरकारी स्कूल में जो चलता है वो मैथ का बुक आप ले आइए और उसको पढ़िए। अब रह गया ईवीएस का, तो ईवीएस आप क्या कीजिए कि 4 क्लास से लेकर के आप आ जाइए 8 क्लास तक, ठीक है, 8 क्लास तक। अब ईवीएस में क्या है भाई, ये समझिए। ईवीएस है इन्वायरमेंटल साइंस। अब इन्वायरमेंटल साइंस में आपको क्या पढ़ना है,
अब क्या क्या इसमें ध्यान देंगे, सो देखिए, आप हिस्ट्री को इग्नोर कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको पढ़ना है। ज्योग्राफी का बहुत सारा सेक्शन इसमें पढ़ना है, इसलिए ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ज्योग्राफी में आपको रॉक्स, चट्टान के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस में ये शामिल है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को पढ़ें और उसके साथ सिविक्स का जो पोर्शन है उसको आप याद रखें। ठीक है, सिविक्स पढ़ें, साथ में आप बायो को भी ले लें। कहाँ से? 4 क्लास से 8 तक। क्या आप कहेंगे कि सर 4 क्लास में थोड़ी बायो चलता है, तो इन्वायरमेंटल साइंस उसमें जो है बुक है, उसी में 4 क्लास, 6 क्लास से तो फिर अलग अलग किया हुआ है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सिविक्स अलग है, तो उसके आधार पर आपको 8 तक की किताबें पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कई सारे, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में जो झारखंड के स्कूलों में चल रही हैं, तो इतने सारे चीज़ों को आप पहले पढ़िए। आपको बता रहे हैं कि पढ़ना क्या है, कौन सी किताब आप पढ़ें। ठीक है, कई सारे ऐसे पारस शिक्षक मित्र हमारे हैं जो कि स्कूलों में हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि क्लास स्कूल जाइए, आप उस किताब को एक ले सकते हैं, आप उसको कंप्लीट पहले कीजिए, जो महत्वपूर्ण उसमें टॉपिक है, महत्वपूर्ण लाइन आपको जो समझ में आती है, उस लाइन को पहले आप एक कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको याद कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कि चाहे आप मेरे पास क्लास करें या ना करें। बाकी आप यदि सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो सबसे बेहतर है। मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे ही सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ कि कुछ मित्र ने कमेंट भी किया था कि सर सिलेबस बताएं, तो सिलेबस अभी तक जो जारी होगी तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो आप फोकस करें वो पहला यानी कि 3 से 10 तक का ईवीएस, साइंस, ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश का, वो आप ध्यान में रखें। ध्यान में रखें कि हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में 10 तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा चीज़ सिलेबस में शामिल है, उसको आप जरूर एक बार ध्यान दे लें। क्योंकि और यहाँ भी है कि क्वेश्चन जो है ना ईवीएस और मैथ में, वो इतना टफ नहीं पूछता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यदि आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन का सेट जो 2013 या 2016 का है, और आप पहले यदि मैथ बनाए हैं, मैथ का प्रैक्टिस किए हैं, तो कहेंगे कि सर ये तो आप यदि 60 क्वेश्चन पूछेगा तो 40 क्वेश्चन यदि रहेगा इसे पूरी प्योर मैथ से, तो 40 क्वेश्चन को हम 20 मिनट में बना देंगे। तो रियलिटी में वो 20 मिनट में बनने लायक भी होगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बात, यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको फ़ोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको कमेंट कर दूंगा या उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हर एक चीज़ को एक साथ स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन लेकर के चलूँगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो क्लास है, जो आपको बता रहे हैं कि लाइव क्लास लेंगे जूम ऐप पर, तो क्लास आपको ठीक दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद आपको लाइव क्लास मैं दूंगा, जो कि 8 बजे से, संभवतः अभी टाइमिंग अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं, संभवतः 8 बजे से 9 बजे तक के बीच में क्लास होगी 1 घंटे के लिए, जिसमें सीडीपी आपको बताएंगे। और इसके तहत आपको जो फिलहाल जो अभी आपको बता रहे हैं सीडीपी में, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ये सेक्शन मैं फिर आपको जब लाइव क्लास लूँगा तो इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अब आते हैं कि सीडीपी में क्या पढ़ना था, टीचर्स के बारे में। तो देखिए, बात ऐसा है कि जब आप किसी एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं तो फिर क्लास को उसी में इंक्लूड नहीं कर सकते क्लास को, क्योंकि बीच में जो है कंटिन्यूटी जो होती है वो आपका ख़राब हो जाता है। यहाँ आपको मैंने बता दिया, और चूँकि टाइम भी आपका 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया है, तो मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर शुरू करूँगा, जिसमें आपको पहले बता रहा हूँ कि आपके पास जो किताब है उसमें आप देख लीजिए टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में आपका किताब में दिया होगा, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन भी अराइज होंगे
और आपको वहाँ कुछ लगेगा कि ये चीज़ नहीं पढ़ हम समझ पाएँ तो आपको क्लियर कर देंगे, कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब शिक्षक में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो समझ लीजिए। पहले शिक्षक क्या करता है, ठीक है, शिक्षक क्या करता है तो भाई पढ़ाता है। अब पढ़ाने में क्या होता है तो उसका एक पढ़ाने के समय एक उद्देश्य रहता है, एम रहता है, यानी कि उद्देश्य बनाना। आप यदि सपोज दैट मैं क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ या अभी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो इस क्लास में मेरा कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य का विकास करना और उसके अनुसार से अपनी प्लानिंग करना ये शिक्षक का कार्य है। तो सबसे पहले क्या करता है ये इसको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षक के बारे में कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो क्या करता है। भाई इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वो एक प्लानिंग करता है, तो प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। वो प्लानिंग क्या क्या करता है, योजना क्या क्या बनाता है, ठीक है, योजना पढ़ेंगे, किस प्रकार की योजना बनाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्लानिंग जब हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, जब प्लान तो जाकर के एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जाकर के लागू करेगा, क्लास में जाएगा, क्लास में कैसे वो प्लान बनाया था कि क्लास में इंटर करेंगे पर तो वहाँ कैसे बच्चों के को संबोधित करेंगे, कैसे बच्चों को पाठ तक चैप्टर तक लाने के लिए क्या क्या हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक कहा जाता है कि यदि आप टीचर हैं और आप जाकर के क्लास ले रहे हैं तो अचानक से जाइए और एकदम किताब खोल करके पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक ट्रेंड टीचर हैं, तो ट्रेंड टीचर हैं तो टीचर और एक ट्रेंड टीचर और एक ऐसे जाकर के ट्यूशन पढ़ाना दोनों में अलग है। दोनों को आप एक समान नहीं मान सकते। जो ऐसे ट्यूशन पढ़ाता है उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, और जो टीचर के रूप में है तो उसके पास ट्रेनिंग है। उसको पता है कि बच्चा को अचानक से हम मूव नहीं कर सकते। बच्चा पहले खेलने के मूड में है या एंजॉय करने के मूड में है, अब अचानक से उसको हम किताब के या टॉपिक पर नहीं ला सकते। पहले उसका बेस बनाना होगा, यानी कि उसको पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या था पहले। जैसे सपोज दैट आप 1857 1857 की क्रांति के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, आपका प्लान है कि आज 1857 की क्रांति को पढ़ाएंगे। अब पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, सीधे आप किताब उठाएंगे, हाँ बच्चों लाओ किताब, और 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे। हाँ 1857 की क्रांति या इस समय हुई, इसके ये कारण थे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप सबसे पहले उसी में देखेंगे कि कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ झगड़े कर रहे हैं, तो बताओ बाबू काहे लड़ाई कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा है। उस झगड़ा का रीज़न खोजिएगा कि देखो जिस तरीके से तुम आपस में लड़ रहे हो उसी तरीके से भारतीय इतिहास में एक लड़ाई हुई थी आधुनिक काल में, और वो लड़ाई हुई थी भारत को आज़ाद करने के लिए, जिसको कि पहले सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे उसको मूव करना है और मेन पॉइंट तक लाना है। तो ये सारी चीज़ों को यानी कि प्लानिंग करना, योजना बनाना और उसको लागू करना, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, लागू वो कैसे करेगा और उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद हम शिक्षक का व्यवहार पढ़ेंगे। ठीक है, इतना 3 चीज़ें करने के बाद हम शिक्षक का व्यवहार पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। अब शिक्षक का व्यवहार कहने का मतलब क्या है ये समझिए। शिक्षक का व्यवहार को, निजी जिंदगी का जो व्यवहार है उसको हमको नहीं पढ़ना है। शिक्षक का व्यवहार विद्यालय में किस प्रकार का होना चाहिए, या विद्यालय में उसका छात्रों के साथ, अपना पर्सनालिटी के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए शिक्षक व्यवहार में शामिल है ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और उस ऑप्शन में कक्ष में शिक्षक का व्यवहार, या विद्यालय का जो परिवेश है उसमें शिक्षक का विचार, सभी शिक्षक एवं छात्रों के साथ जो शिक्षक का नेतृत्व क्षमता है उसका व्यवहार, या फिर शिक्षक का निजी जिंदगी में व्यवहार, कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं होगा, निजी जिंदगी में उसका व्यवहार किस प्रकार से है वो शामिल नहीं होगा। यहाँ आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं, इसीलिए आप व्यवहार को पढ़ेंगे। ठीक है, अब व्यवहार में साथ साथ इसी में आपको गुण पढ़ना है।
यानी कि क्या क्या गुण होगा, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसके लिए। अब गुण और विशेषताएं जब पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ों को करेंगे कि शिक्षक को क्या अपने आप डेवलप करना है, सेल्फ क्या हो उसको डेवलप करना है, ठीक है, स्वयं। और दूसरा है कि एनसीटी या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन किस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है और उन कार्यक्रमों का किस प्रकार से शिक्षक लाभ ले सकता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें? गुण और विशेषताएं में। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि शिक्षक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कि कौन शिक्षक मूल्यांकन का अच्छा है, कौन सा शिक्षक जो है उसका पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें जानने का तरीका क्या है ये। अब यहाँ आपकी किताब में यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किताब में पढ़ रहे हैं तो इनके नामों का मूल्यांकन करने का जो तरीका है उसको किस विद्वान ने दिया था इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें आपको शिक्षक में पढ़नी है। और ये सारी चीज़ें यदि आपको किताब में है, किताब आपके पास है, तो उन किताबों में ये सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उस वीडियो को देखें, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और जो कि आप लंबे समय तक भूलेंगे भी नहीं। अब यहाँ आपको बता दें कि जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेकर के बैठें, और ख़ास करके जूम क्लास के जो मैं लूँगा उसमें, क्योंकि समय बहुत सीमित होता है उसमें, और उस सीमित समय में आप बोलने में या बात करने में यदि समय गंवा देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा क्लास को अरेंज कर पाना, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षक के व्यवहार और शिक्षक का जो गुण है, विशेषता है, उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।